मेरा नाम निवेदिता है। पिताजी को पैरालाइज अटैक हुआ तो चाचा से पैसे मांगने के लिए चली गई। चाचा जी तीर्थ यात्रा से वापस आए थे और अपना नया बंगला बनवा रहे थे, मगर मुझे देखकर उन्होंने मुंह बना लिया और कहने लगे कि बेटी, हमारे घर तो खाने को आटा तक नहीं है, मैं तुम्हारे पिता का इलाज कैसे करवाऊंगा। मैं वहां से रोते हुए वापस आ गई थी। पिताजी का इलाज न होने की वजह से पिताजी की मौत हो गई। मैंने तड़प कर ऊपर वाले से इंसाफ की भीख मांगी थी। चाचा जी का बंगला तैयार हुआ तो चाचा जी ने सबको अपने घर पर इनवाइट किया था। मैं भी वहां चली गई थी, लेकिन बंगले में कदम रखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि वहां पर तो चाचा जी ने मेरा जन्म मेरे पिता की शादी के कई साल के बाद हुआ था। मेरे पिताजी अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे पिताजी से छोटे मेरे चाचा और उनसे छोटी एक बुआ जी थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी पर ही थी। चाचा जी तो कोई काम नहीं करते थे, वो सख्त स्वभाव के थे और घर में चौधरी बनकर रहते थे। मेरे चाचा जी अगर किसी बात पर गुस्सा करते तो मेरे पिताजी उनके सामने खामोश खड़े रहते थे। किसी ने कभी नहीं पूछा था कि जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है वो इतना खामोश क्यों है। चाचा जी छोटे होकर भी पिताजी को हुक्म दिया करते थे कि कल बाजार से बच्चों के लिए कपड़े लेकर आने हैं और स्कूल की फीस भी देनी है। चाचा जी हर हफ्ते फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट मेरे पिताजी को थमा दिया करते थे। और मेरे पिताजी इनकार नहीं कर पाते थे। बुआ जी का अंदाज थोड़ा अलग था, वो रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर जरूर आती थी, अपने बच्चों को लेकर रोते हुए, कभी गुस्से में कभी हंसते हुए, और कहती थी कि भैया, मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है, बच्चों को 2 दिन से कुछ खाने पीने को नहीं मिला। पिताजी की आंखों में हमदर्दी आ जाती थी, वो उन पर तरस किया करते थे और जो कुछ होता था वो उनके हाथ में थमा दिया करते थे। मैं ये सब देखती रहती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। पहले तो उन्होंने रोकने की काफी कोशिश की थी, फिर जब वो चुप हो गई तो मैं बचपन से देखती आ रही थी कि मेरे पिताजी अपने बहन भाइयों की खातिर सब कुछ कुर्बान करते रहे थे। ना उन्होंने कोई नखरा दिखाया था, न कभी किसी से ऊंची आवाज में बात की थी। वो सब का बोझ अपने कंधों पर उठाते चले आ रहे थे। मेरी बुआ जी जब हमारे घर आई थीं तो माँ के काम में कमियां निकाला करती थी। कहती थी कि तुमने खाना कैसा बनाया है, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, मेरे भैया को तुमने कभी चाय भी ठीक से बनाकर नहीं दी होगी। मेरी माँ खामोशी से उनकी बातें बर्दाश्त करती रहती थी। मैं छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ यह सवाल मेरे अंदर जम गया था। हमारे घर में मेरी माँ अक्सर खामोश रहती थी, दिन भर खामोशी, और रात को कुछ अजीब सी हरकतें करती थी। कभी पानी में हाथ रखकर बैठ जाती थी तो कभी खामोशी से छत को देखती रहती थी, और मेरे पिताजी वह बस सब कुछ देखते रहते थे। कोई सवाल नहीं करते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। एक दिन माँ ने पिताजी से चीख कर कहा कि तुम किसी से कुछ कहते क्यों नहीं हो, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होता रहता है। पिताजी ने उनसे बस एक शब्द कहा कि मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, भला मैं इन्हें तकलीफ में कैसे छोड़ दूं। मुझे अपने पिताजी की कुर्बानियां दिन ब दिन महसूस होने लगी थी। वह खुद नए कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन चाचा के बेटे के लिए जूते जरूर लेकर आते थे और कपड़े भी खरीद कर लाया करते थे। घर में अगर एक वक्त का खाना बना होता तो पिताजी कहते कि पहले बच्चों को खिला दो, मैंने तो दोपहर में ही खाना ज्यादा खा लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रहे होते हैं। पिताजी ने सब कुछ बनाया था, जमीन, दुकानें, पैसा, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ अपने बहन भाइयों में बांट दिया था। एक बार मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने सबको अपना सब कुछ क्यों दे दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटी, ये सब तो ऊपर वाले की देन है, मैं अकेला कैसे रख सकता हूँ। मेरे चाचा जी अक्सर मोहल्ले में गर्व से कहते थे कि ये सारा कारोबार तो हमारे खानदान का है, भैया ने बस इसे संभाल कर रखा हुआ है, मगर ये हम सबका है। और मेरे पिताजी उनको खामोशी से सुनते रहते थे। उनकी खामोशी ही उनका कर्तव्य बन गई थी। दिन मोहल्ले की एक औरत ने मेरी माँ से कहा कि बेटी, तुम्हारे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर वो अपनी नरमी में सब कुछ लुटा बैठेंगे। माँ ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया कि क्या करें, उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने तब महसूस किया था कि बड़ा दिल कभी कभी इंसान को तोड़ देता है। मैं अब छोटी नहीं रही थी। पिताजी की आंखों में झुकी हुई थकन, माँ की खामोशी
और घर की हवाओं में फैली हुई बेबसी सब कुछ महसूस करने लगी थी। मेरे पिताजी, जिन्होंने जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, अब अपने बहन भाइयों के सामने झुकते झुकते एक दिन मेरे दिल में गिर गए। और ये वो दिन था जब मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं सबको उनका असली चेहरा जरूर दिखाऊंगी। ये शुरुआत थी, कुर्बानियों की शुरुआत, एक गुलाम, पिता की खामोशी की शुरुआत और मेरी कहानी की पहली शुरुआत। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर किसी से कोई मुकाबला नहीं किया था, न कभी अपनी किस्मत से हिम्मत जताई थी, न कभी अपना हक मांगा था। यही बात मेरे चाचा जी के लिए फायदा बन गई थी। एक दिन सुबह के समय मेरी माँ ने मुझे जगाया। कहने लगी कि बेटी उठो, देखो आंगन में बहुत पानी भर रहा है। मैं बाहर निकली तो देखा कि पानी की टोटी टूट चुकी है और जमीन पर कीचड़ हो रही है। चाचा जी किनारे पर ही बैठे हुए थे और जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची तो कहने लगे कि तुम लोगों के काम तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि नल बदलवा लो, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अब ये भुगत। मैंने कहा, चाचा जी, अगर आपने हमें कुछ दे रखा होता तो हम खुद भी नल बदलवा लेते। वो हंसने लगे और कहने लगे कि अच्छा, बहुत जबान चलाने लग गई हो, बस अपने पिता पर ही गई हो। वो भी हमेशा जिद ही करते हैं, लेकिन कम से कम खामोश रहते हैं। मैं खामोश हो गई थी। जवाब देने पर हक शायद उस समय मेरे पास नहीं था। माँ दिन ब दिन अजीब सी होने लगी थी। कभी दरवाजे की कुंडी खोलकर बस खामोशी से बैठ जाती थी, कभी आंगन में आकर बर्तनों को भी मकसद घुमाती रहती थी। मैं उनके करीब जाकर कहती थी कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो? वो चौंक जाती थी और कहती थी कि कुछ नहीं, बस याद नहीं कि क्या लेने आई थी। मैंने देखा कि उनके बाल खुले रहने लगे थे और वो अक्सर दिन के समय भी सोती रहती थीं। शायद वो अब इन सब बातों से थक चुकी थी। इसी हफ्ते एक दिन चाचा की बेटी की बर्थडे का फंक्शन रखा गया था। घर में सब ने फंक्शन की तैयारी की थी, लेकिन ना मुझे बुलाया गया था और ना ही मेरी माँ को। एक ही घर में रहते हुए हम अपने कमरे में बैठे रहे थे। रात गए। जब शोर खत्म हुआ और बर्तनों की खनकानाहट बंद हुई तो माँ ने कहा कि हम इस घर में होते हुए भी गैर हैं। मैंने उनका हाथ थाम लिया था और कहा कि माँ, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन चाची जी ने माँ पर बर्तन सही से ना धोने का ताना दिया। कहने लगीं कि देखो प्लेट कितनी गंदी हो रही है, जैसे किसी अंधे ने ढोई हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस्तर झुका लिया। पिताजी ने ये सब कुछ सुना था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोले। इस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था जो हम सबको बाहर ले जा रहा था, जो किसी भी दिन फट सकता था। और मैं बस हर दिन इन दरारों को बढ़ता हुआ देख रही थी। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और घर का माहौल जैसे रोजाना थोड़ा थोड़ा मर रहा था। एक दिन सुबह चाचा जी ने आंगन में सबके सामने ऐलान किया कि मैं इस घर में और नहीं रह सकता। यह घर मुझे रास नहीं आता। हर समय शोर शराबा होता है और भाभी की बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब मेरे पिताजी ने उनके शब्दों को सुना था और सिर्फ इतना कहा था कि ठीक है, तुम अलग हो जाओ, मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। चाची फौरन से बोल पड़ी। कहने लगी कि हमें किसी पुराने मोहल्ले में मत भेज देना, हमें भी इसी स्टैंडर्ड का घर चाहिए जो ये है। चाचा जी ने जोर दिया था कि हाँ हाँ भैया, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, वो भी तो इसी घर में पले पड़े हैं, उन्हें भी अच्छे घर की ख्वाहिश है। पिताजी ने सर हिला दिया, जैसे वो जानते थे कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। वो कई दिनों तक दुकान के बाद रात देर तक बाहर रहने लगे थे। कभी किसी बिल्डर से बात करते थे, कभी किसी मजदूर को बुलाकर नक्शे दिखाते थे। महीनों की मेहनत के बाद एक छोटा सा साफ सुथरा घर चाचा जी के लिए मेरे पिताजी ने तैयार करवा दिया था। वो दिन आया जब चाचा जी के परिवार ने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और फिर अलग हो गए। मैं समझ रही थी कि शायद अब सुकून मिल जाएगा, लेकिन जो खामोशी घर में फैल गई थी वह और ज्यादा भारी हो गई थी। एक दिन माँ ने मुझे रोकते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी का ब्लड प्रेशर काफी दिनों से बढ़ा हुआ है। दवाई लेने के लिए कहती हूँ तो वो मुझे साफ इनकार कर देते हैं। तुम ही उनसे कहो कि दवाई ले लें। मैं पिताजी के पास गई और पिताजी से कहा कि पिताजी, आपको दवाई की जरूरत है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे चाचा जी ये नहीं समझते कि मैं उनके हिसाब से बराबर कर रहा हूँ, रहने दो बेटी, ऊपर वाला बेहतर करेगा। मैं हैरान रह गई थी कि पिताजी के लिए उनका भाई इतना जरूरी था कि वो अपनी सेहत को भी कुर्बान कर रहे थे।
उस दिन पहली बार मेरे दिल में अपने पिताजी के लिए कुछ और महसूस हुआ था। वो मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तरस भी नहीं था, शायद कुछ और था, एक किस्म का दुख जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। उसी हफ्ते एक इंसान पिताजी के साथ आया। वो जमीनों की कागजी कार्यवाही करने वाला आदमी था। मैंने उनको कमरे में बैठे देखा। कागजात फैलाए हुए पिताजी कुछ लिख रहे थे। शाम को माँ ने पूछा कि ये सब क्या था। पिताजी ने कहा कि बस बंटवारा कर रहा हूँ, सबका हिस्सा देना चाहता हूँ। माँ ने हैरानी से पूछा कि तुमने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है, कौन सा तुम्हारे पिता का कुछ छोड़ा हुआ है जो तुम बांट रहे हो? पिताजी ने नजर चुरा ली और कहा कि वो मेरे अपने हैं, उन्हें नहीं दूंगा तो फिर उन्हें कौन समझेगा। कुछ दिन के बाद चाचा जी आए और कहने लगे कि भैया, ये पुरानी जमीन जो हमारे नाम नहीं थी, उसका भी हिस्सा हमें दे दो। बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन है। पिताजी ने फौरन से उस जमीन के कागज निकाले और दस्तखत कर दिए और उनको दे दिए, जैसे वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हों, कोई टुकड़ा नहीं काट रहे। एक दिन दुकान से वापसी पर मैंने देखा कि पिताजी की चाल बदली हुई है। वो धीरे धीरे चल रहे थे और सीढ़ियों चढ़ते हुए उनकी सांस फूल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी, आप ठीक तो है ना? उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो रही है, बाकी कोई और बात नहीं। रात को माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का ब्लड प्रेशर शूट कर चुका है, लेकिन वह दवाई लेने के लिए तैयार नहीं। वो रात मैंने छत पर जाकर गुजार दी थी, आसमान को देखते हुए सोचती रही कि क्या सच में खामोशी भी कोई सौदा है? क्या इंसान इतना कुछ देखकर भी कोई कीमत वसूल नहीं करता? अगले दिन चाचा जी हमारे घर पर आ गए थे और कहने लगे कि भैया, वो जो गोदाम वाली जगह है, अगर वो भी हमें दे दो तो हम अपना कारोबार खोल सकेंगे। पिताजी ने उनकी बात सुनी और थोड़ी देर के बाद बोले कि ठीक है, कल आ जाना, कागज तैयार करवा लूंगा। मैंने गुस्से से कहा कि पिताजी बस करिए, अब आखिर क्या बाकी रह गया है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बेटी, मैं जीतना नहीं चाहता, बस रिश्ते बचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं जान चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ देने से नहीं बचते, कभी कभी थोड़ा रोकना भी जरूरी होता है। घर में अब वो रौनक नहीं रही थी जो कभी होती थी। माँ अक्सर खिड़की के पास बैठ जाती थी और बाहर गली को तकते तकते सो जाती थी। पिताजी ने जो जायदाद सालों की मेहनत से बनाई थी, अब फाइलें में बढ़ चुकी थीं और रिश्ते बाहर से देखने में जो सलामत लगते थे, मगर अंदर से खाली थे। हर चीज खत्म हो चुकी थी, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। कुछ दिन सुकून से रहे, जैसे कोई आंधी आने से पहले का सन्नाटा छा जाता है। चाचा जी अपने नए घर में थे, लेकिन रोजाना किसी न किसी बहाने से हमारे आंगन में आ धमकते थे, कभी पानी मांगने के लिए, कभी माँ से पुरानी बातें पूछने और कभी सिर्फ पिताजी पर नजर रखने के लिए। एक दिन सुबह में मैं माँ को दवाई देने के बाद आंगन में झाड़ू दे रही थी कि बुआ जी आ गईं। दरवाजा खोला तो वो बिना इजाजत अंदर आई। उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी भी थी। उन्होंने आते ही पूछा कि भैया कहाँ हैं? मैंने अंदर की तरफ इशारा किया कि वो अंदर आराम कर रहे हैं। वो तेज कदमों से अंदर चली गई थी। दरवाजे की आड़ से मैंने देखा था, वो सीधा पिताजी के पलंग के पास गई और कहने लगी कि भैया, हमें बात करनी है, अब आप हमसे भी कुछ छुपा नहीं सकते। हमें पता है कि आपके पास अभी भी 2 जमीनें और बची हुई हैं जो आपने किसी को नहीं बताई। पिताजी ने करवट ली, हल्की आवाज में कहने लगे कि वो जमीन तो मेरी बेटी के लिए है। बुआ जी ने गुस्से से पैर मारा और कहने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि हम तुम्हारे सगे भाई बहन नहीं हैं क्या? क्या हमने तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारी? तुमने तो हमेशा हमें कुछ न कुछ दिया, अभी भी दे दो, ये हमारा हक है। उनकी आवाज बुलंद होती जा रही थी। मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। बुआ जी से कहा कि बुआ जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप इस बारे में बाद में बात कर लेना। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तो ये अब लड़की हमें समझाएगी? आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि चाचा जी भी आ गए थे। शायद बुआ जी ने उन्हें बुला लिया था। वो अंदर आते ही कहने लगे कि भैया, सीधी बात करो, तुम्हारे पास जो जमीन बची है वो हमें चाहिए बराबर का हिस्सा। इस बार पिताजी ने आंखें बंद कर ली थीं। उनका चेहरा पीला हो चुका था, लेकिन चाचा जी रुके नहीं थे। कहने लगे कि तुमने सारी जिंदगी हमें दिया है, अब क्यों अपना हाथ रोक लिया? अब जब बेटी जवान हो गई है तो तुम्हें विरासत का होश आ गया। मैंने खुद पर कंट्रोल किया था। चाचा जी मेरी तरफ देखे बिना कहने लगे, अब ये लड़कियां हमारे मामलात में बोलने लगेंगी। भैया,
तुम ही फैसला करो और अभी करो। पिताजी ने धीरे से कहा कि ये जमीन मैंने अपनी बेटी के नाम की है, इसे भी तो कुछ देना है ना। बुआ जी हंसने लगीं और कहने लगीं, जमीन देकर क्या होगा, ये तो कल को पराए घर चली जाएगी। चाचा जी ने जोर देकर कहा कि हम कल आ रहे हैं, जमीन के कागजात ले आएंगे। वो दोनों वहां से चले गए थे, लेकिन कमरे में जैसे खामोशी छा गई थी। पिताजी की सांसें तेज हो रही थीं, उनके माथे पर पसीना आ गया था। माँ दौड़ती हुई आई, उनके हाथ में दवाई दी, लेकिन पिताजी ने हाथ उठाकर इनकार कर दिया था कि नहीं, अभी मैं दवाई नहीं लेना चाहता। मैंने पानी का गिलास दिया और तकिया सीधा कर दिया, लेकिन पिताजी की हालत वैसी नहीं थी जैसा हर दिन होती थी। वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहे थे। शाम तक उनकी तबीयत कुछ संभली, लेकिन उनका चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर धीरे से कहा कि बेटी, कभी किसी को मत बताना कि घर के मर्द भी रो सकते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे अंदर जैसे पत्थर का एहसास बैठ चुका था। अगले दिन चाचा जी सच में आ गए थे। उनके हाथ में कागजात और साथ में एक वकील भी था। उन्होंने कहा कि भैया, बस इस पर दस्तखत कर दो ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। पिताजी ने कागजात को देखा और धीरे से कहा कि कुछ दिन और दे दो, मैं सोच लूंगा। चाचा जी गुस्से से खड़े हो गए। कहने लगे कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इनकार कर दोगे। तुम तो वही हो ना जो हमारी हर बात मानते थे। अब बदल गए हो बुआ जी। पीछे से कहने लगी कि बदलेंगे क्यों नहीं बेटी, जो जवान हो गई है इसे दहेज भी तो देना चाहिए ना, सोना भी जमीन भी। पिताजी अभी कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा, बुआ जी, पिताजी ने आप लोगों को जिंदगी भर दिया है। अगर वो अपने लिए या मेरे लिए कुछ रखना चाहते हैं तो ये आपको क्यों चुभ रहा है? बुआ जी ने तेज शब्दों में कहा, जुबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी, इसलिए कहते थे कि बेटियों को इतना आगे मत बढ़ाओ। चाचा जी ने आखिरी बार कहा कि भैया, हम तुम्हें कुछ वक्त दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। उस दिन के बाद पिताजी की तबीयत और बिगड़ गई थी। वो बिस्तर पर ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे, खाने में दिल नहीं लगता था, दवाई से भी इनकार कर देते थे और दिन भर खिड़की की तरफ खामोशी से देखते रहते थे। माँ बार बार कहती थी कि ये सब उस दिन की लड़ाई का असर है। मैं हर रोज उनकी तबीयत का उतार चढ़ाव देखती थी और समझ जाती थी कि वो शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि अंदर से तो उठ रहे हैं। सुबह का समय था और मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। पिताजी रोज की तरह आंगन में बैठे थे। मैंने दूध गर्म करने के बाद उनके लिए चाय रखी और वापस अंदर आ गई। कुछ लंबे बाद एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरी हो। मैं दौड़कर बाहर गई तो देखा पिताजी जमीन पर गिरे हुए थे। उनका शरीर रकड़ा हुआ था, एक तरफ का हाथ भी जान था और चेहरा टेढ़ा सा हो गया था। मैं चीखी। पिताजी और माँ भी भागकर आई थीं। पिताजी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने फौरन पड़ोस के अंकल को आवाज लगाई, जो दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने पिताजी की नब्ज चेक की और कहा कि इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ, लगता है कि पैरालाइज का अटैक हुआ। हम उन्हें रिक्शा में बैठाकर करीब के अस्पताल ले गए थे। वो सारे रास्ते हमें देखते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जो शायद किसी बेटी से देखी नहीं जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी दिमाग की एक साइड पैरालाइज की चपेट में आ चुकी है। बोलने और चलने फिरने की हालत फिलहाल अभी नहीं है। फौरन इलाज शुरू करना होगा, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो सारे रास्ते हमें देखते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जो शायद किसी बेटी से देखी नहीं जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी दिमाग की एक साइड पैरालाइज की चपेट में आ चुकी है। बोलने और चलने फिरने की हालत फिलहाल अभी नहीं है। फौरन ही इलाज शुरू करना होगा, वरना और नुकसान हो सकता है। माँ ने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, जो भी जरूरी हो करिए, हमें बस इन्हें बचाना है। पिताजी को वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। मैंने चाचा जी को फोन लगाया था, फिर बुआ जी को खबर दी थी। दोनों ने कहा था कि हम देखते हैं, आना हुआ तो आ जाएंगे, लेकिन 3 दिन गुजर गए थे। किसी ने भी दरवाजा नहीं खटखटाया था। हर दिन अस्पताल में एक नई आजमाइश थी। कभी दवाई खत्म हो जाती थी तो कभी छोटी मोटी चीज बेचनी पड़ जाती थी, लेकिन पिताजी की दवाई रुकने नहीं दी। पिताजी को एक तरफ का शरीर बेकार हो चुका था, ना हाथ हिलता था और ना ही पैर। एक दिन पिताजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया।
उनकी उंगली दरवाजे की तरफ उठी जैसे किसी का इंतजार हो। मैं समझी कि शायद चाचा या बुआ जी की बात कर रहे हैं। मैंने धीरे से कहा कि पिताजी अभी तक कोई नहीं आया है। उनकी आंखों में एक नमी सी तैरने लगी थी, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा, पिताजी मैं हूं ना, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। डॉक्टर ने 3 दिन बाद हमें इजाजत दी थी कि हम पिताजी को घर ले जा सकते हैं, लेकिन इलाज जारी रखना होगा। हम उन्हें घर पर ले आए थे, वही घर, वही दरवाजा, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। सिर्फ पिताजी वो नहीं रहे थे जैसे हुआ करते थे। पिताजी का अलग से कमरा तैयार किया गया था। उनके बेड के पास दवाई, पानी, कपड़े, सब कुछ ठीक से रखा गया था। मैं उन्हें हर समय साफ रखती, वक्त पर दवाई देने और उनके इशारे समझने को ही अपना काम बना लिया था। एक दिन मैंने पूछा, पिताजी कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं? उन्होंने सिर हिला दिया। मैंने कॉपी और पेन निकाल ली थी और उनकी आंखों में देखा। वो धीरे धीरे उंगली से कुछ लिखने लगे। 2 शब्द की माफ करना। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, पिताजी आपको किस बात की माफी मांगनी है? आपने तो किसी का भी हक नहीं खाया। उन्होंने पलक झुकाकर आंखें बंद कर ली थीं, जैसे वो आगे कुछ कहना चाहते हो। इस दौरान चाचा के बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी। मोहल्ले में शोर गूंज रहे थे, लाइटिंग लग रही थी। हमारे घर में खामोशी थी। माँ ने एक बार कहा कि देखो, वो हमारे आंखन के पीछे लाइट लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी आकर नहीं पूछा कि भाई कैसे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें सिर्फ खामोशी से सुनी जाती हैं। अब जिंदगी का हर दिन उनके इशारों, प्रार्थना और यादों के साये में गुजरने लगा था। मैं जो कभी उनके साये में जीती थी, अब उनका साया बन चुकी थी। पिताजी को बिस्तर पर गए हुए कई हफ्ते गुजर चुके थे और उनकी आंखों में अब वो भीगे हुए सवाल भी कम होते जा रहे थे, जैसे वो अब हर चीज से अपना संबंध तोड़ रहे हों। हम उनकी पूरी तरह से सेवा कर रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उनकी दवाइयाँ, उनकी पट्टियाँ, उनका परहेज का खाना और रोज का खर्च, सब कुछ अब किसी कमाई के बिना चल रहा था। हम पर मुसीबत आन पड़ी थी। एक दिन मैं दवाई लेने के लिए गई तो पुरानी दुकान के सामने रुकी दुकान वही थी जिससे पिताजी ने बरसों पहले अपने हाथों से बनाया था। वो दुकान जिससे घर पर चूल्हे जलते थे, लेकिन इस बार शटर पर नया ताला लगा हुआ था और इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, वर्मा इंडस्ट्रीज। मैं गोदाम में कुछ लम्हे खड़ी रही, फिर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ लोग माल उतार रहे थे। मैंने उनमें से एक मजदूर से पूछा कि ये दुकान कब गोदाम बनी है? उसने कहा कि मैडम, ये तो सुनील वर्मा जी की प्रॉपर्टी है, 2 हफ्ते हो गए, रोज सामान आता है। मेरा दिल बहुत दुखा था। सुनील वर्मा यानी मेरे चाचा जी। मैं सीधे घर लौट आई थी और माँ को बताया तो वो सुनकर खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वो किसी नए कारोबार की बात कर रहे थे। मैंने कहा, माँ लेकिन वो दुकान तो पिताजी की थी। माँ ने कहा कि बेटी अब नहीं रही है। उसी दिन शाम को मैंने चाचा के घर जाने का फैसला कर लिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो चाची जी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गई तो चाचा अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मैंने कहा, चाचा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, कहो क्या परेशानी है? मैंने कहा, वो जो दुकान थी वो मेरे पिताजी की थी, लेकिन अब वो गोदाम बन चुकी है। चाचा कहने लगे, तो अब तुम ये हिसाब किताब रखने लग गई हो। मैंने कहा, चाचा जी वो दुकान हमारी रोजी रोटी का सहारा थी, पिताजी की प्रॉपर्टी थी। चाचा जी कुर्सी से उठे, फिर मुझसे मुंह फेर लिया। हंसते हुए कहने लगे कि देखो निवेदिता, तुम लड़की हो और लड़कियां इन कामों में नहीं बोलती। तुम अपने पिताजी का इलाज कराओ, हम अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। मैंने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो हमारा हक है वह हमें वापस दिया जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने अपना हिस्सा खुद दिया है, मुझे दुकान दी थी और अपनी खुशी से दी थी। तुम जानती हो कि बड़े भाई का क्या फर्ज होता है। मैंने कहा, तो फिर मुझे इस बात का कोई ना कोई सबूत चाहिए, कोई कागज, कोई। उन्होंने कहा, तुम मुझसे सबूत मांग रही हो? तुम एक लड़की हो और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ सवाल कर सकते हैं, फैसले नहीं। मैंने कहा कि अब वक्त बदल चुका है। मैं लड़की हूं लेकिन कमजोर नहीं। चाचा जी हंसते हुए मुझे देखने लगे, कहने लगे कि तुम्हें भी देख लेंगे, जाओ और अपने पिता की सेवा करो। बिजनेस की दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं चुपचाप वापस आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब कानूनी मदद ली जाएगी। माँ को बताया तो वो थोड़ा घबरा गई थी।
उन्होंने कहा कि बेटी, दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं होगा। मैंने कहा, माँ, ये दुश्मनी हमारा हक है और अगर हम अब खामोश रहे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं मोहल्ले के एक वकील के पास गई, उनको सारी कंडीशन के बारे में बताया और ज़मीन जायदाद के कागजात दिखाए। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर कहा, अगर आपके पास असली दस्तावेज है तो आप कानूनी दावा कर सकती है। मैंने पिताजी की पुरानी फाइलें में से काफ़ी कुछ निकाला था, लेकिन कुछ कागजात गायब थे। वकील ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर रिकॉर्ड से कुछ निकाला गया है, मगर हम तहकीकात कर सकते हैं। उस रात मैं पिताजी के पास बैठी थी, वह छत को देख रहे थे। उनकी आंखों में थकान और चेहरे पर खामोशी थी। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ। उन्होंने नजर घुमाकर मेरी तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया, जैसे पूछ रहे हो क्या। मैंने कहा, जो हमारा हक था, जो आपका सपना था, वो जमीन की दुकानें, मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ। उनकी आंखों में जैसे एक चमक उभर आई थी, जैसे अंदर की रोशनी थोड़ी सी वापस आ गई हो। मैं सुबह से शाम तक पिताजी की देखभाल करती थी, लेकिन इस रोज के काम के साथ एक और हकीकत भी सर उठा चुकी थी। गरीबी पहले रोज की जरूरत से काफी आगे बढ़ चुकी थी। दवाइयों की लिस्ट लंबी हो गई थी और पैसे दिन ब दिन कम थे। पिताजी की बचत अब लगभग खत्म हो चुकी थी और हमारे पास आमदनी का कोई रास्ता नहीं बचा था। माँ ने एक दिन मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, मैंने सोचा है कि मोहल्ले के 2-3 घरों में सफाई का काम पकड़ लूं। सुबह जाकर 2 घंटे काम कराऊंगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि माँ, आप ऐसा काम नहीं करोगी, मैं कुछ कर लूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने पिताजी को संभालना हो, उनके सारे काम तुम्हें ही देखने होते हैं। मैं बाहर का काम देख लूंगी, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ चला लेंगे। वो अगले ही दिन सुबह के समय चली गई थी। मैं किचन में बैठकर खाना बना रही थी कि पिताजी ने आंखों से कुछ इशारा किया। मैं उनके करीब गई तो पिताजी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैं समझ गई थी कि माँ काम पर गई है। पिताजी की आंखों में दुख था, जैसे वो खुद को कसूरवार समझ रहे हों। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था और कहा कि पिताजी, आप फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मोहल्ले की औरतें जब उनको देखती थीं तो कुछ हमदर्दी, तो कुछ हैरानी, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स दिया करती थीं, लेकिन माँ ने सब चुपचाप बर्दाश्त कर लिया था। वो रोज 2 घरों में साफ सफाई का काम करने के लिए चली जाती थी, बर्तन धोती थी और कुछ पैसे लाकर मेरी हथेली पर रख दिया करती थी। कहने लगी कि ये देखो बेटी, आज 200 रुपये ज्यादा मिली है। मालकिन ने कहा था कि तुम बहुत सफाई से काम करती हो। मेरी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और गर्व दोनों होते थे। मैंने उस दिन एक फैसला किया था कि मैं सिलाई मशीन निकालकर दोबारा काम शुरू करूंगी। पुरानी मशीन जो माँ को दहेज में मिली थी, जो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, जिसे कई सालों से किसी के पास भी नहीं लगाया था। मैंने उसे साफ किया, तेल डाला और पुराने कपड़ों से शुरुआत की। पहले दिन ही मोहल्ले की गरिमा आंटी मुझे अपनी बेटी के कपड़े सिलने के लिए दे गई थीं, क्योंकि मैंने मोहल्ले की 2-3 औरतों से कह दिया था कि मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया है और मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती हूँ। इसलिए धीरे धीरे मेरे पास सिलाई का काम आना शुरू हो गया था। काम चलने लगा था। दिन में मैं सिलाई किया करती थी और शाम को पिताजी की सेवा में लगी रहती थी। मेरी माँ सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर वहां से आने के बाद घर का खाना बनाती थी और जब फ्री हो जाती थी तो मेरे साथ सिलाई में हाथ बंटाया करती थी। घर जैसे एक वर्कशॉप बन गया था। हम अपनी हिम्मत से जुड़े हुए थे। एक दिन माँ ने बताया कि पड़ोस की निशा जी कह रही थी कि उनके जानने वाले की कपड़े की दुकान है और वो हमें भी काम दे सकते हैं, तुम चाहो तो बात कर लो। माँ 2 दिन के बाद उस दुकान पर गई। वापस आने पर माँ के चेहरे पर मायूसी थी। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अकेली लड़की हो, घर का काम भी करती हो, वक्त पर इन लोगों को काम कैसे करके दोगी। मैंने कहा, माँ कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ा लेंगे। पिताजी रोज मुझे इशारे करते थे, कभी अपने पैर की तरफ, कभी खिड़की की तरफ। मैं उनसे बातें करती थी कि पिताजी कुछ समय के बाद आप खुद ही बाहर जा सकोगे, अभी आपको आराम की जरूरत है। वो रात को सोते समय मुझे अपने पास बुलाते थे और मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश करते थे, मगर उनके मुंह से शब्द निकलते ही नहीं थे। मैं बस इतना कहती थी कि आपने ही तो मुझे मजबूत बनाया है। हमारे घर के हालात थोड़े संभलने लगे थे, लेकिन मोहल्ले में हमारी हालत को लेकर चर्चा बढ़ रही थी। पिता बीमार, माँ कामवाली
और बेटी सिलाई करती है। जुड़ा हुआ सब खत्म हो गया है। एक दिन मैंने ये बातें मोहल्ले की 2 औरतों को करते हुए सुना तो मैं खामोश रही थी, क्योंकि मेरे पास अब किसी को भी जवाब देने का समय नहीं था, काम करने की जिम्मेदारी थी। उसी दौरान मैंने सोचा कि कुछ ज़मीनें जो पिताजी के नाम पर थीं, उनके कागजात संभाल लिए जाएं। मैंने पुरानी अलमारी खोली थी और फाइल ठीक की थी। कागजात पूरे नहीं थे। शायद पिताजी को इन कागजात को पूरा करने का समय मिला ही नहीं था। मैंने वकील से की